हेलो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान चैप्टर है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है पॉलीमर। तो बेटा वास्तव में पॉलीमर होते क्या हैं? पॉलीमर में आप ध्यान से देखेंगे तो दो टर्म बने हुए हैं, एक है पॉली और दूसरा है मर। पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी, बहुत सारे, और मर्स का मतलब होता है पार्ट या यूनिट। एक्चुअली इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, इसको हम पॉलीमर के नाम से जानते हैं। तो अगर इन दोनों सब्सटेंस के मायनों को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर आता है पॉली मतलब मैनी और मर मतलब यूनिट, यानी ढेर सारे पार्ट या ढेर सारी यूनिट जब आपस में जुड़ती है तो उस तरह जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ये तो हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। और अगर इसको आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो बेटा पॉलीमर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे सब्सटेंस जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है उनको हम पॉलीमर कह सकते हैं। इनका मास 10⁻³ से लेकर 10⁻7 यूनिफाइड मास तक हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है, इस तरीके के सब्सटेंस को हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है। अब पॉलीमर में जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो यूनिट। क्या बोलते हैं? माइक्रो यूनिट। और जब माइक्रो यूनिट आपस में कंबाइन होती हैं तो एक बड़ी सी यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो यूनिट। तो इस तरह से माइक्रो यूनिट के थ्रू मैक्रो यूनिट का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, या आप साधारण लैंग्वेज में कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज़ नोन एज पॉलीमराइजेशन। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, द प्रोसेस विच आर यूज टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज़ नोन एज पॉलीमराइजेशन। यानी पॉलीमर को बनाने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। साथ ही साथ एक बात और है बेटा, यहाँ पर जो माइक्रो यूनिट्स होती हैं उन माइक्रो यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं मोनोमर। इस तरह से मोनोमर आपस में जुड़ते हैं और एक बड़े से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो दो तीन बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहला, पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, पॉलीमर्स एक्चुअली होते क्या हैं, और तीसरी सबसे बात, माइक्रो यूनिट्स और माइक्रो यूनिट्स क्या होते हैं, और पॉलीमराइजेशन क्या होता है। पॉलीमराइजेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन। तो आप बता सकते हैं डिफरेंट या सिमिलर टाइप के मोनोमर्स के आपस में जुड़ने के कारण जो पॉलीमर बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्लियर। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखो बेटा, पॉलीमर को बहुत ही लंबे चौड़े क्लासिफिकेशन में डिराइव किया गया है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। देखिए, पहला पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, जो इसकी मोनोमर यूनिट होती है उसके बेस पर। दूसरा पार्ट है अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, जो सोर्स जहाँ से प्राप्त किए जाते हैं उनके आधार पर। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर के आधार पर। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्स, इसमें जो मोनोमर यूनिट होती है उस मोनोमर यूनिट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके बेस पर भी क्लासिफिकेशन है। और पांचवा है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस, जो लैब में पॉलीमर बनाए जाते हैं उनके सिंथेसिस मोड कर भी इसको क्लासिफाई किया गया है। अब एक एक करके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। मोनोमर के बेस पर अभी भी बात हुई है, मोनोमर जो इसका पार्ट होता है, जो छोटा सा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमर। और मोनोमर आपस में जुड़कर एक बड़े से स्ट्रक्चर या पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम मोनोमर कहते हैं। मोनोमर के आधार पर पॉलीमर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा। पहला है होमोपॉलीमर और दूसरा है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब होमो मतलब होता है इक्वल, एक जैसे। अगर मोनोमर यूनिट एक जैसी होती है तब इस तरीके के पॉलीमरिक कंपाउंड को बोलते हैं होमोपॉलीमर। जैसे इसका एग्जांपल है पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीथीन में बेटा इथेन यूनिट है और पॉलीविनाइल क्लोराइड में विनाइल क्लोराइड की ही यूनिट है जो आपस में जुड़ती हैं और जुड़ने के बाद में एक बड़े से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। तो होमोपॉलीमर का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर एक जैसे होते हैं, ढेर सारे मोनोमर हों लेकिन एक जैसे हों, तो इस तरीके के कंपाउंड, इस तरीके के पॉलीमर को बोलते हैं होमोपॉलीमर।
दूसरा है कोपॉलीमर। जाहिर सी बात है, कोपॉलीमर ऐसे पॉलीमेरिक कंपाउंड होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के मोनोमेरिक यूनिट आपस में यूज़ होते हैं और बड़े से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका एग्जांपल है बेटा स्टार्च और ग्लाइकोजन। बेटा यहाँ जितने भी एग्जांपल आपको दिए जाएंगे सब आपके सिलेबस में हैं और एक एक करके सबके स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के बारे में आपको समझाया और बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप में आपको बताया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। जिस तरह से सोर्स से प्राप्त होते हैं उसके बेस पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर और तीसरा है बेटा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नाम से क्लियर हो रहा है। नेचुरल पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज से तैयार किए गए होंगे, जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बॉडी। अगर इससे कोई पॉलीमेरिक कंपाउंड प्रिपेयर हो रहा है इन रिसोर्सेज से तो इसको बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। और नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन और नेचुरल रबर। इसके बाद में बात करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर की। ये भी नाम से क्लियर हो रहा है। सिंथेटिक पॉलीमर को हम मैन मेड पॉलीमर भी कहते हैं और इसको हम केमिकल प्रोसेस या भी कह सकते हैं लैब में सिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू या सिंथेसिस के थ्रू इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल आपका है नायलॉन, टेरेलिन और पॉलीथीन। पॉलीथीन आप देखते होंगे, पॉलीथीन के बैग्स होते हैं जिन्होंने लैब में ही तैयार किया जाता है। इसके अलावा नायलॉन की रस्सियाँ आप लोगों ने देखी होंगी, प्लास्टिक की रस्सियाँ आपने देखी होंगी। ये सारी चीज़ें बेटा पॉलीमेरिक कंपाउंड है और लैब में ही प्रिपेयर होती हैं। इसके बाद में बात करते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो मिलते तो नेचुरल फॉर्म में हैं लेकिन उनको हम मॉडिफाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस। तो बेटा ऐसे पॉलीमर जिनका मेन डेरिवेशन पॉइंट नेचुरल रिसोर्स होता है लेकिन उनको केमिकल प्रोसेस के थ्रू मॉडिफाई कर दिया जाता है, उनकी पावर को इम्प्रूव कर दिया जाता है, इस तरीके के पॉलीमर को बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं लेकिन उनको केमिकल प्रोसेस के थ्रू या सिंथेसिस के थ्रू हम मॉडिफाई कर देते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर, इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। ये ऐसा रबर होता है जो हमें प्राप्त तो नेचुरल रिसोर्स से होता है लेकिन केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसकी स्ट्रेंथ को हम और मजबूत कर देते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तीसरी टाइप पे। तीसरा टाइप हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के इसके अकॉर्डिंग हम पॉलीमर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में क्या होता है, इसमें जो मोनोमेरिक यूनिट होती हैं एक लाइन के फॉर्म में, आप देख रहे होंगे एक लाइन के फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाती हुई जुड़ती हैं और एक बड़े से कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं। तो बेटा अगर मोनोमर यूनिट एक लाइन के फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर जुड़ते हुए चले जाते हैं तो इस तरीके के पॉलीमर को बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। और इसका बेस्ट एग्जांपल है नायलॉन और पॉलिस्टर। जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ ये लाइन टू लाइन जुड़ती, परत दर परत जुड़ती चली जाती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डेंस होती है। क्लियर। अगला है ब्रांच चेन पॉलीमर। इस तरह में होता क्या है, जो मोनोमर यूनिट होती है वो मोनोमर यूनिट एक साइड चेन होती है, इनमें साइड चेन निकली होती है, जैसे पौधों में ब्रांचेज निकली होती हैं उस तरह से इसमें साइड चेन निकली होती है और आपस में साइड चेन के थ्रू जुड़ती हैं, लिंक रहती हैं। तो इस तरीके के पॉलीमर को बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। फिर से देख लीजिए, ऐसे पॉलीमर जिसमें साइड चेन निकले होते हैं इस तरीके के पॉलीमर को बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर में एक चीज़ होती है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चेन होती है, जो साइड चेन निकली होती है, एक दूसरे को प्रॉपरली एडजस्ट नहीं करने देती है और इनके बीच में गैप बना रहता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए ये चेन निकली, ये चेन निकली है, तो ये प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और एक गैप बना रहता है, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। और जाहिर सी बात है वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी और डेंसिटी कम होने के कारण इसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका एग्जांपल है स्टार्च और ग्लाइकोजन। फिर आगे बढ़ेंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर में आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि इसमें मोनोमर जो यूनिट होती है उनके बीच में कोई ब्रांच तो नहीं है, लेकिन हाँ उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से मोनोमर यूनिट आपस में एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ये क्रॉस लिंक, ये क्रॉस एक दूसरे के साथ क्रॉस सेक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर।
एक सा एग्जाम्पल है मेलामाइन और बैकेलाइट। इनके बीच में बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एक वंडरवाल टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके थ्रू आपस में ये पॉलीमेरिक यूनिट जुड़ जाते हैं, मोनोमर के साथ जुड़ने के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इसे इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्लियर। फिर आगे बढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, हमारे पास जो मोनोमरिक यूनिट होती हैं वो मोनोमरिक यूनिट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहता होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर भी पॉलीमर को डिवाइड किया गया है और उसको हमने यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है इलास्टोमर्स, दूसरा होता है फाइबर्स, तीसरा होता है थर्मोप्लास्टिक और चौथा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी इसको आगे बताते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर जो मोनोमर यूनिट होती है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए ये थोड़ा सा इनकी स्ट्रेंथ भी वीक होती है, लेकिन ये इलास्टिक नेचर शो करते हैं, इसे इनको बोलते हैं इलास्टोमर्स। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हो जाएगा वल्कनाइज्ड रबर। दूसरा देखिए फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मोनोमर के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा होता है और वो स्ट्रांग होते हैं, जाहिर सी बात है इलास्टोमर से ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और इसका एग्जांपल होगा नायलॉन और टेरिलिन। फिर इसके बाद में बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच का होता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है कि इस तरह के प्लास्टिक को अगर आप हीट करेंगे तो हीट करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं और जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है फिर से हार्ड हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने रबर के खिलौने देखे होंगे, रबर के खिलौने को जब आप हीट करते हैं तो वो मोल्ड हो जाता है, पिघल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब टेम्परेचर डाउन होता है तो फिर से हार्ड हो जाता है। तो कहने का मतलब है इस तरह के प्लास्टिक को हम टेम्परेचर देकर सॉफ्ट कर सकते हैं और टेम्परेचर रिड्यूस करके हार्ड कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन। पॉलीथीन का एग्जांपल आप खुद भी प्रयोग कर सकते हैं, घर में देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है बेटा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं ये नॉन रिवर्सिबल होते हैं। जहाँ थर्मोप्लास्टिक रिवर्सिबल होता है वहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नॉन रिवर्सिबल होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि इनको जब हीट करते हैं तो ये रीशेप्ड हो जाएंगे, इनका शेप तो बदल जाएगा, लेकिन ठंडा करने पर फिर से उनको आप उस शेप में नहीं ला पाएंगे और बल्कि ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो जल भी सकते हैं। जबकि थर्मोप्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक को आप हीट करेंगे तो हीट करने के बाद वो पिघल जाएगा, उसको आप किसी दूसरे शेप में ढाल सकते हैं, फिर आप दोबारा हीट करेंगे तो उसके शेप को बदल सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें आप जब हीट करेंगे तो पिघल जाएगा, रीशेप कर देंगे, लेकिन उसके बाद जब हीट करेंगे तो वो जल जाएगा। तो इस तरीके के प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे कि बैकेलाइट और मेलामाइन। क्लियर। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस के मोड पर यानी लैब में बनाए जाने वाले प्रोसेस के आधार पर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। पहला होता है एडिशन पॉलीमर और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर क्या होता है, एडिशन पॉलीमर में होमो पॉलीमर्स आपस में पाई बॉन्ड को तोड़कर जुड़ जाते हैं। फिर से सुनेंगे, एडिशन पॉलीमर क्या होता है, एडिशन पॉलीमर में जो होमो पॉलीमर होते हैं, होमो पॉलीमर इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक जैसे मोनोमेरिक यूनिट जब आपस में पाई बॉन्ड के टूटने के कारण जुड़ते हैं तब इस तरीके के पॉलीमर को बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल पॉलीथीन का लिया गया है। पॉलीथीन में एथीन यूनिट होती है, इसके बीच पाई बॉन्ड होता है। जब इनको कंडीशन दी जाती है, सनलाइट वगैरह दी जाती है, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में यहाँ पर बेटा एन का मतलब है एन नंबर ऑफ एथीन आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर एन का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ, इस तरह से पॉलीइथीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखते होंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड कैसे टूटता है, कैसे जुड़ता है, सारी चीज़ें आपको मैकेनिज्म बताई जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर देखें कि एथीन यूनिट एक ही जैसी यूनिट है, पाई बॉन्ड का ब्रेक करती है और पाई बॉन्ड ब्रेक करने के कारण यहाँ पर देखिए आपको लिंक दिखाया गया। अब इससे लगातार इस तरह की यूनिट आपस में रिपीट करती जुड़ती हुई चली जाएंगी। तो ऐसे पॉलीमर को बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। इसके बाद में बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर बेटा ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसमें को पॉलीमर इन्वॉल्व होते हैं। को पॉलीमर का मतलब इसमें सिमिलर या डिफरेंट, 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद में पॉलीमेरिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ
यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट जुड़ते हैं उनके जुड़ने के दौरान में स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, वाटर हो गया या अल्कोहल हो गया। लेकिन एडिशन पॉलीमर में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर किसी तरह का कोई रिलीज़ नहीं होता है कंपाउंड, केवल वहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। लेकिन यहाँ पर 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ते हैं और इनके जुड़ने के दौरान लो मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं। तो इस तरीके के पॉलीमर को बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। और इसका एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया गया नायलॉन 66। नायलॉन 66 में बेटा 2 यूनिट्स हैं, पहला है एडिपिक एसिड और दूसरा हेक्सामेथिलीन डायमीन, हेक्सामेथिलीन डायमीन। और यहाँ पर एडिपिक एसिड है। अभी दोनों क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के दौरान H2O रिमूव करते हैं और H2O रिमूव करके नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें H2O कैसे निकलता है, यहाँ से OH निकलेगा और अमोनिया से एमीन से H निकलेगा और H2O निकल कर आपस में जुड़कर ये नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करेंगे। आपको सारी मैकेनिक डिटेल में बताई जाएगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया गया कि पॉलीमर होते क्या हैं और इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। इसको आप बहुत ही सिंसियरली सुनेंगे और अपने नोट्स का फॉर्मेशन स्वयं करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।